गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले हम स्टार्टिंग में इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए, उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस की, वित्त की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मानव को, एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए रक्त की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है। तो जैसे किसी मनुष्य का ब्लड खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही कम रह जाता है, तो वो मानव अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। ठीक उसी सेंस में हम कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी अर्थव्यवस्था में फाइनेंस की कमी हो जाती है तो वो अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है और वो अर्थव्यवस्था अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो जो हमें फाइनेंस चाहिए वो फाइनेंस भी तीन प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जिसकी हमें बहुत लंबे समय तक जरूरत होती है, मिडिल टर्म फाइनेंस जिसकी हमें 3 से 5 सालों तक जरूरत होती है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस जिसकी हमें शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत होती है, जैसे 1 साल तक। वो होता है फाइनेंस को 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं जो उसकी जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास 3 प्रकार की जो हमारी जरूरत है, शॉर्ट है, मिडिल टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसको हम पूरा कहाँ से करते हैं। वैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने किया था कि कहाँ से हम फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो लेकिन आज भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। शेयर से हमें कौन से फाइनेंस की जरूरत पूरी होती है, लॉन्ग टर्म की, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो हम लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ओन्स फंड। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास अपने खुद के फंड्स हैं, खुद का पैसा है, तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस को आगे फर्दर बढ़ाता चला जाता है, अपने बिजनेस का एक्सपेंड करता चला जाता है, बिजनेस का विस्तार करता चला जाता है, क्योंकि उसके पास खुद के जो पैसे होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, फर्म होती है, वो क्या करते हैं कि जो भी वो बेनिफिट कमाते चले जाते हैं, जो भी वो पैसा, जो लाभ अर्न करते हैं, उस लाभ को आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। हमारा ऑन सोर्स हो गया, शेयर्स हो गया। शेयर्स क्या होते हैं, किसी कंपनी की कैपिटल का छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जो एक छोटा हिस्सा होता है, एक छोटा टुकड़ा होता है, वो क्या होता है, शेयर। डिबेंचर से भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। लंबे समय के लिए अगर हमें फाइनेंस की जरूरत होती है तो हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, शेयर्स को इशू करते हैं। और जो ऑन होता है वो तो हमारा अपना ही होता है। हमारे देश में बहुत सारी औद्योगिक फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल काम करती हैं, जो फाइनेंस देने का काम करती हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारी हैं, जैसे ICII है, IDBI है। ये स्पेशल इंडस्ट्री एरिया को, इंडस्ट्री के लिए लोन देने का या फाइनेंस देने का काम करती हैं। इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट है, हमारे जो कॉमर्शियल बैंक है, जो मिडिल टर्म की हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉरेन सोर्स, फॉरेन से भी हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। फॉरेन सोर्स से हम कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एक होता है FDI के रूप में और एक होता है पोर्टफोलियो के रूप में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब जो विदेशी लोग हैं डायरेक्ट आकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे उनको ओनरशिप मिल जाती है, ओनर्स में, इक्विटी में वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर्स वो खरीद सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो, वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन उनको ओनरशिप में हिस्सा नहीं मिलता, वो हमारी कंपनी के ओनर्स नहीं बन सकते। वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के बदले उनको जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट होता है वो मिल जाता है। इन दोनों में करते कौन है, विदेशी लोग ही करते हैं, लेकिन इन दोनों का एक डिफरेंस होता है, FDI में ओनरशिप मिलती है और पोर्टफोलियो में ओनरशिप नहीं मिलती। इस तरीके से
हम फॉरेन जो सोर्सेज होते हैं वहां से भी हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो इंडस्ट्रीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, वहां से भी हम पैसा ले सकते हैं। फॉरेन कॉमर्शियल बोरोइंग्स, जो विदेशों के कॉमर्शियल बैंक्स हैं वहां से भी हम बोरोइंग्स ले सकते हैं। फॉरेन से हम 3 प्रकार से ले सकते हैं, बाहरी लोगों से, एक तो फॉरेन सोर्सेज हैं, सेकंड इसका पॉइंट फॉरेन सोर्सेज 2 प्रकार का है, एफडीआई और पोर्टफोलियो। सेकंड हम क्या है, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की IMF है, तो वहां से हम पैसा लेते हैं, तो वो भी हमारा इसी कैटेगरी में आता है। और थर्ड जो हमारे फॉरेन के कॉमर्शियल बैंक है वहां से भी हम फाइनेंस ले सकते हैं। जो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है उसका मीनिंग भी चेंज होता रहता है। ये तो अब तक हमें पता ही चल चुका है कि कोई भी हम अगर कंसेप्ट करते हैं तो उसके कंसेप्ट के 2 पहलू होते हैं। तो पुराने समय में उस कंसेप्ट को कैसे देखा जाता था वो पहलू, और आज के समय में हम उस कंसेप्ट को कैसे यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न। तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ट्रेडिशनल पुराने समय में किसके द्वारा मापा जाता था और मॉडर्न समय में किसके द्वारा मापा जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल पुराने जमाने में जो हमारा आर्थिक विकास होता था उसको हम 2 पैरामीटर पर मापते थे। पहला पैरामीटर है नेशनल इनकम, हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है उसके बेस पर हम मापते थे हमारा आर्थिक विकास कितना है। जो हमारा आर्थिक विकास एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एक लंबे समय तक बढ़ती हुई प्रोसेस होती है। जैसे आर्थिक विकास होता चला जाएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करती चली जाएगी और हमारे देश का आर्थिक विकास होता चला जाएगा। जो हमारा वाई है, वाई क्या है, मॉनेटरी प्राइस। ये कब का लेना है मॉनेटरी प्राइस, करंट का। हमें क्या लेना है, करंट प्राइस पे। मॉनेटरी इनकम एट करंट प्राइस, मॉनेटरी इनकम एट करंट प्राइस हमारा क्या होगा, वाई। वाई का मतलब क्या है, मौद्रिक जो आय है, हमने जो इनकम कमाई है मुद्रा में वो कितनी आय है एट करंट प्राइस। इसको हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसको पीछे के प्राइस के हिसाब से लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर फ्यूचर के इंडेक्स के हिसाब से लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मॉनेटरी इनकम एट करंट प्राइस। उसके बाद जो P होता है हमारा, P मतलब प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है, प्राइस इंडेक्स। हमने कौन सा प्राइस इंडेक्स लेना है, ये होता है। तो नेशनल इनकम का जो पैरामीटर था वो क्या मापता था, मॉनेटरी इनकम एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स। इसके बेस पे हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है ये मापा जाता था। सेकंड जो पैरामीटर था वो हमारा क्या है, रियल पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम हमारे देश की कितनी है, कितनी नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम तो आप पढ़ के आए हो ना, पीछे फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा है। नेशनल इनकम हमारे देश की कितनी है उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो रियल पर कैपिटा इनकम हमारे सामने आ जाती है। या इसको हम रियल नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 2 पैरामीटर हो गए, नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम, ये इसका फार्मूला, इसके द्वारा हम इसको माप सकते हैं। जो सेकंड है, फर्स्ट फेज क्या था हमारा, ट्रेडिशनल था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड फेज क्या है हमारा, मॉडर्न। आज के टाइम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मापने का क्या पैरामीटर, जो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मॉडर्न जो फेज है वो क्या कहता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक सिंपली है, बिल्कुल सरल है, आसान शब्दों में है। ये क्या करता है, इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाता है। ये किसकी बात करता है, ये किस वेलफेयर की। जितना ज्यादा वेलफेयर होगा उतना ही वो देश ग्रो करता चला जाएगा, उतना ही उस देश का आर्थिक विकास ज्यादा होगा। इसको मापने के पैरामीटर क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं
तो इसका सबसे बढ़िया है, अगर हमारे देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर बेटर स्ट्रक्चर देना चाह रहे हैं तो वहाँ की एजुकेशन जो पॉलिसी होती है उसमें सुधार किया जाता है। पर कैपिटा इनकम, जो एक व्यक्ति की रियल पर कैपिटा इनकम है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। उनको हेल्थ सर्विसेज अच्छी दी जाती हैं, हेल्थ सर्विसेज अच्छी दी जाएंगी तो वो कम बीमार पड़ेंगे, लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, वेलफेयर में काफ़ी वृद्धि होती है। और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनका बेटर और एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से उनका यूज किया जाता है, वो हमारा है मॉडर्न फेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कहता है कि हमें वेलफेयर में वृद्धि करनी है और जितनी ज़्यादा हम इकोनॉमिक वेलफेयर में वृद्धि करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। आर्थिक विकास में वित्त की भूमिका क्या है? किसी भी देश के आर्थिक विकास में जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है उसकी क्या भूमिका है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या भूमिका। सबसे पहला और सबसे बड़ा रोल क्या है? बचतों में वृद्धि, लोगों को बचतों को करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसे जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है या जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या करता है, जो हमारी पब्लिक होती है उनको छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी सेविंग्स हमने इकट्ठी की हैं उन सेविंग्स को अगर हम सेविंग्स ही बने रहने देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उन सेविंग्स को क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जब उनको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था अपने आप ही ग्रो करेगी। जब उन पे इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों को वहाँ से क्या होगी? इनकम होगी। यहाँ से इनकम होगी तो उनकी जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट होता है उधार पे मिलना। तो जो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है ये साख को उपलब्ध करवाता है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनको क्रेडिट अवेलेबल करवाता है। प्राथमिक क्षेत्रों के विकास में सहयोग, जो हमारा 3 प्रकार के हमारे सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तृतीय, जो सर्विस सेक्टर बोलते हैं, तो उसका जो प्राइमरी सेक्टर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। रीजनल या बैलेंस्ड जो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, संतुलित विकास करने में हेल्प करता है। कई बार क्या होता है, जो हमारा एरिया ज़्यादा डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा ही डेवलपमेंट होती चली जाती है और जो एरिया बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ, वो और भी ज़्यादा पिछड़ता चला जाता है। तो उससे बचने के लिए, उससे बचने का काम कौन करता है? हमारी फाइनेंशियल जो व्यवस्था है वो करती है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में हम जितना भी अगर प्रोडक्ट देश में बनाते रहेंगे और उसका यूज़ करते रहेंगे तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इतना बेनिफिट नहीं होगा, इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, बल्कि हमें साथ के साथ क्या करना है? एक्सपोर्ट भी करना है। इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देने का काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा देने में हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है काफ़ी हेल्प करता है। मांग वृद्धि, जो हमारी डिमांड है, डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड या डिमांडेड जो क्वांटिटी है उसमें भी बढ़ावा देता है हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है भाई? आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। और उस मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेशन करने में, जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है, उसको फॉलो करने में भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी हेल्प करता है। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को, तो जब इतने सारे काम किए जाएंगे, ये तो सिंपल सी बात है कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इतने सारे काम करने के बावजूद भी फिर भी उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। इसकी कुछ कमियां हैं। सबसे पहली कमी, जो हमारे देश का मार्केट है, जितने भी मार्केट हैं, स्टॉक मार्केट हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे देश में आज के टाइम लगभग 17 जो स्टॉक मार्केट हैं वो काम कर रहे हैं।
प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मीनिंग हम समझ लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमें कुछ भी परफॉर्म करके नहीं देती, जिनके बदले में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, जिनके बदले में हमें कोई इनकम नहीं हो रही, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पोर्शन काफी बढ़ गया है। और जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर का ही बोलबाला है। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं है। सरकार का, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेयर रहता है। गवर्नमेंट जो भी अगर कोई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाती है तो उसमें गवर्नमेंट का काफी ज्यादा इंटरफेयर रहता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, इलिटरेसी मतलब फाइनेंस के बारे में हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एंटरप्रेन्योर हैं उनको नॉलेज नहीं है, वो अभी क्या है, एक इलिटरेट के बराबर है। एक्सेसिव फाइनेंशियल स्कैम, आप तो जानते हैं हमारे देश में स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। बैंकों को इंसोल करके भाग जाते हैं। विजय माल्या इसका काफी बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत सारे बैंकों का इस तरीके से दिवालिया निकाल के चले जाते हैं। लैक ऑफ डेवलपमेंट मनी मार्केट, जो हमारे देश का मनी मार्केट है उसमें भी इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। एक होता है सक्सेस, जो सट्टेबाजी को, स्पेकुलेशन को, जो स्टॉक मार्केट है उसमें स्पेकुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला हुआ स्पेकुलेशन को। लेस लिक्विडिटी, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे ऐसे हैं जिनको मार्केट में बेचना इतना आसान नहीं है, हम उनको इतनी जल्दी से मार्केट में नहीं बेच सकते, इसलिए उनकी लिक्विडिटी कम होती है। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अभी भी अर्बन एरिया तक ही सीमित है। जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ तक अभी भी इसकी पहुँच नहीं है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग है। हमारे देश में फाइनेंशियल सिस्टम की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और उसके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, ये इस तरीके से आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। थैंक यू।